भारती जी रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? भारती जी रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। पटना हाई कोर्ट के एक जज महोदय के बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो टीजर के रूप में पेश किया था, आपने उसको देखा ही होगा। उस वीडियो आने के बाद दो यंग लॉयर्स शाश्वत और विवेक राज ने राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक शिकायत पत्र भेजा है, और क्या उन्होंने लिखा है ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अम्बेडकरनामा में दोनों शाश्वत और विवेक मौजूद हैं। भारती जी रिजर्वेशन पर आए थे नौकरी में क्या? तो पटना हाई कोर्ट के माननीय जज साहब का आपने वो स्टेटमेंट सुन ही लिया है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान कहा गया था। इन दोनों साथियों ने माननीय जज के खिलाफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक शिकायत पत्र भेजा है यूट्यूब के लिंक के साथ। और जो क्लिपिंग्स हमने आपको दिखाया है वो पटना हाई कोर्ट का ही यूट्यूब है। उसी में रिकॉर्डिंग के दौरान 10 मिनट का यह प्रोसीडिंग है, जिसमें से बीच में जो कह रहे हैं भारती जी को, वो मैंने आपको सुनवाया है। अब दोनों साथियों ने जो कंप्लेन दर्ज की है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या उन्होंने लिखा है इस पर चर्चा करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा क्या इस तरह के स्टेटमेंट संवैधानिक जो नैतिकता होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उसके उसके लाइन पर है या इसके कुछ और मायने। अभी कुछ दिन पहले संविधान दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक शानदार व्याख्यान दिया था, जिसमें व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के कार्यशैली पर उन्होंने थोड़े से इशारों इशारों में बहुत गंभीर प्रश्न उठाए थे। और उन्होंने कहा था कि भगवान तो उड़ीसा में तीन ही लोग को मानते हैं, वकील, शिक्षक और डॉक्टर। उसमें जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, तमाम लोग बैठे थे उस कार्यक्रम में। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ये बातें कही थी। अब सीधे इन दोस्तों से बात करता हूं कि आखिर क्या मसला है और कैसे इनके जहन में आया और शिकायत पत्र में इन्होंने क्या लिखा है। शाश्वत, आप ही से शुरू करते हैं, बताएं। जी, इस मुद्दे को विवेक ने सबसे पहले उजागर किया था। फिर हम लोगों ने जब इस यूट्यूब के वीडियो को जब देखा, अभी हाल फिलहाल में ही पटना हाई कोर्ट के कुछ कोर्ट रूम्स के प्रोसीडिंग्स को यूट्यूब पे लाइव कर दिया गया है। तो हमने इस वीडियो को देखा और जब वीडियो को देखा तो हम लोग काफ़ी शॉक्ड थे जिस तरीके के कमेंट्स किए गए और जिस प्रकार से उनको टारगेट किया गया। मतलब मेरिट ऑफ द केस में नहीं जाए, लेकिन जिस प्रकार से उनको टारगेट किया गया वो बहुत ही शॉकिंग था हमारे लिए। और जैसे ही हमें इस बात का पता चला तो हमने फटाफट हमने डिसाइड किया कि हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है उन दोनों को हमने लिखा। और हमने मुख्य तौर पे 3-4 बातों को रखा और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको हाईलाइट करते हुए चीज़ों को रखी कि हमारा संविधान किन चीज़ों को किन बातों को आगे रखता है, हमारे संविधान का एथोस क्या है, हमारे संविधान के वैल्यूज क्या है, और क्या इस तरीके की टिप्पणियां जो कोर्ट रूम प्रोसीडिंग में हो रही हैं, जो कि यूट्यूब पे भी टेलीकास्ट हो रहा है, वो कितना वैध है। और इन सारी चीज़ों को हमने हाईलाइट करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल प्रेसिडेंट दोनों को लिखा। लेकिन इस चीज़ के अगर रूट्स को थोड़ा समझना चाहें कोर्ट रूम के प्रोसीडिंग्स में, ये तो बात यूट्यूब के बहाने उभर कर आ गई, लेकिन अगर इस चीज़ को हम देखें कि कोर्ट रूम्स में और कोर्ट रूम कॉरिडोर्स में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके की बातें होती हैं, तो इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है कि एक बड़ा ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। लोगों की पहचान जो है उनके जाति विशेष से जानी जाती है। कोर्ट रूम के अपीयरेंसेस जो हैं उनके जाति विशेष पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्रिजर्व करके भी रखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि इस चीज़ को आप डिस्करेज करें, लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं इनकरेज किया जाता है और इन अफिलिएशंस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके इन अफिलिएशंस के बेसिस पे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है।
तो इन सारी चीजों को हमने अपने रिप्रेजेंटेशन, हमने जो लेटर्स लिखे हैं, लेटर लिखे हैं, उसमें हाईलाइट करा है कि ये कोई एक पहली दफा व्याख्या नहीं है हुआ, ये यूट्यूब के बदौलत ये लोगों तक पहुंचा, ये हम तक आप तक पहुंचा, और हम लोग बहुत ही सख्ती के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ इस चीज को कम से कम रख पा रहे हैं। अगर यूट्यूब ना होता तो शायद इस बात को शायद रखने में भी काफी परेशानी होती। जाहिर। तो इस तरीके से हमने इस चीज की शुरुआत और पहल तो की है, और इस चीज को भी हमने एड्रेस किया है कि ये जो कास्ट सिस्टम और कास्ट प्रिविलेजेस हैं, ये इस प्रोफेशन में कितने डीपली रूटेड है और किस तरीके से बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से अभी भी एग्जिस्ट करता है। आप तो बार एसोसिएशन के मेंबर भी होंगे पटना हाई कोर्ट? जी बिल्कुल। तो बार एसोसिएशन को आपने कुछ दिया है, संज्ञान में लाया? जी, बार एसोसिएशन के संज्ञान में हमने अभी तक इस चीज को नहीं लाया, क्योंकि देखिए बार एसोसिएशन का भी जो समीकरण है, यहाँ की जो सोशल इंजीनियरिंग है, ठीक है, कुछ हद तक आप देखें तो सोशल इंजीनियरिंग भी कुछ जाति विशेष लोगों तक ही सीमित है, और उन तक ही ये प्रिविलेजेस है और उन तक ही बातें हैं। अगर उन तक ये बात पहुंचती भी है तो मुझे मतलब जब जहां तक मेरा एक्सपोजर रहा और जहां तक मेरे इंटरेक्शन ने, बड़े हास्यास्पद तरीके से ना उनको खारिज कर दिया जाता है। और इसी वजह से हमने ये निर्णय लिया कि इस चीज को हम सीधे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचाएं, क्योंकि इस तरीके की चीजों को संज्ञान और जिस सेंसिटिविटी से संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि जब इस चीज में चर्चा हो रही थी विवेक के साथ भी कि इस तरह की चीजें क्यों थी, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंसिटाइजेशन है जो इस चीज को लेकर के, वो अभी भी नहीं है। इस चीज को अभी भी एज एन इंस्टीट्यूशन वहां पे रखा जाता है, यहाँ तक कि जो बार एसोसिएशन है और बार काउंसिल और उनके जो चुनाव है, उसमें भी इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, इस जाति विशेषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस वजह से हमने बार एसोसिएशन और बार काउंसिल तक के वजह हमने सोचा कि हम क्यों ना सीधे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचे और इस बात को, अपनी बातों को रखें, और इस पे एक कुछ ऐसा एक ठोस कदम उठाया जाए, ना सिर्फ ये कि किसी को हटाया जाए या किसी को निलंबित किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, बल्कि कि इस दिशा में कैसे एक इंक्लूसिवनेस कैसे हो, इस प्रोफेशन को इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, उस दिशा में हम लोग कुछ कर सके और कुछ एक पहल हो। आप यंग लॉयर हैं, यंग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, पटना में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डर नहीं लगता है इस तरह के इश्यूज उठा रहे हैं? जी डर लगता है, कई बार बहुत सारी टिप्पणियां भी हुई हैं और बहुत कुछ बोला भी जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक। सो मच सो जब दिल्ली से यहाँ पर आया था तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी बार एसोसिएशन की मेंबरशिप के लिए यहाँ पर, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं सब्सक्राइब नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी वोकल रहा हूँ, चाहे वो कोर्ट रूम हो या कोर्ट रूम के बाहर के कॉरिडोर्स हो। और कोर्ट रूम कॉरिडोर्स के जो विस्पर्स होते हैं, उन पे भी खासा ध्यान दिया जाता है, पूरे जो हमारा कोर्ट का इंस्टीट्यूशन है उसमें। तो परेशानी हुई है, मशक्क़त भी हुई है, लेकिन जो अपने, क्योंकि मेरे लिए संविधान सर्वोसर्वा है, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कर रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द मैं जो केसेस भी, जिन तरीके के केसेस को करता हूँ, वो उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द होता है। जी जी जी। चलिए अब विवेक के पास चलते हैं। विवेक एक्टिविस्ट भी हैं और पटना में अभी शिक्षा को लेकर आंदोलनरत हैं, उसमें भी मामला कोर्ट में चल रहा है कि कैसे इतने 3-3 साल की डिग्री 6-6 साल में मिल रही है। लेकिन ये जो मसला है, ये कैसे संज्ञान में आया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिखने के पीछे क्या मंशा है, और चीफ जस्टिस ऑफ पटना को क्यों नहीं लिखा गया, ये भी सवाल है। जरा एक बार एक कॉपी उनको जानी चाहिए थी। तो सीधे विवेक के पास चलते हैं। विवेक, हाँ बताएं, कैसे आया इस जहन में आपके? सबसे पहले मैं जब पटना हाई कोर्ट में ये जब चर्चाएं शुरू हुई, बेंचों में या वकीलों की चर्चाएं शुरू हुई कि फलाना जज साहब ने ऐसे काम किया, सबसे खराब बात यह है कि उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा था एक तरीके से। एक सेकंड होल्ड कीजिए। शाश्वत अपना आप स्पीकर ऑफ कर दें। उन जो चर्चाएं हो रही थी, वो चर्चाएं, वो क्रिटिसिज्म नहीं था। दो वकील चर्चा कर रहे तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे जज को कि नहीं, जज को ये नहीं बोलना चाहिए था, वो एक मजाक बना दिया, एक जोक बना दिया गया। तो फिर उस कोर्ट रूम में नहीं था, लेकिन जब मैंने
शाम में आके जब उसका लाइव प्रोसीडिंग देख रहा था, तब मुझे ये समझ, मैंने इसको देखा तो जज साहब बोल रहे हैं, केस की सुनवाई हो गई, सब कुछ हो गई, तो लास्ट में जब जो भारती जी थे वो लौट रहे थे, तो जज साहब ने बोला कि भारती जी रिजर्वेशन पे आए हैं क्या? तो वकील साहब और जितने भी कोर्ट में वकील थे, उनके चेम्बर में वकील थे, वो हंसने लगे। तो मजाक उड़ाया उन्होंने, बोला कि नाम ही से पहचान है। कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे कुछ ऐसे छात्र थे कि जो हाथ पकड़ के जात बता देते थे, और यहाँ पटना हाई कोर्ट पे नाम से भी जात बता दिया जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये कमेंट जरूरी था? क्या केस से कोई रिलेशन था? क्या अपर कास्ट जो है वो पता है तो उसकी जाति पूछी जाती है क्या? क्या ऐसा कभी होता है? वो रिजर्वेशन से आने का एक तरीके से आपने देखा होगा कि जो बीए के एक प्रोफेसर है, उन्होंने कोविड में एक अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था कि भारत के 90% डॉक्टर जाली हैं, क्योंकि ये बाबा साहब मिश्रा के संविधान मिश्रा था डॉक्टर, मैंने वीडियो बनाया था मिश्रा पे। तो मिश्रा जी, ठीक सर, वही मानसिकता है यहाँ पे। अगर सोचिए कि अगर जज ये बोल रहे हैं, जज अगर जाति को सोच रहे हैं कि जब को जज को जाति सोचना ही नहीं चाहिए, जब प्रोफेसर लोगों के अपॉइंटमेंट में जाति देख के एनएफएस लगाया जाता है, तो ये हमारा देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? कहाँ ऐसे जा ही रहा है? बनेगा। क्या अपर कास्ट के लोग ही मिलके इसको विश्व गुरु बनाएंगे? क्या सिर्फ विश्व गुरु जो होंगे वो अपर कास्ट के लोगों में से नहीं, जहां तक मैं प्रोसीडिंग सुन पाया हूँ, शायद उस एक्यूज जो भारतीय है उस पे कुछ करप्शन के चार्जेस हैं, इस तरह का है। तो क्या जो बात कर रहे हैं, तो जो रिजर्वेशन से नहीं आए हैं वो सब हरिश्चंद्र ईमानदार होते हैं क्या? वही वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये केस कि आप कोई जजमेंट दे रहे हैं तो आप केस के मेरिट पे दीजिए। भाई लड़ाई जस्टिस की है, चाहे वो अपर कास्ट चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, लड़ाई जस्टिस की है। अगर आप कोई भी गलती किया है तो बचना नहीं चाहिए। उसमें आप रिजर्वेशन को कहाँ ला, उसमें आप जाति को कहाँ ला रहे हैं? कहीं भी कोई घोटाला ऐसा तो नहीं कि कोई पार्टिकुलर, मुझे तो लगता है कि अपर कास्ट के लोग ज्यादा क्या कहते हैं कि घोटाला किए घोटाला हुए। ज्यादा घोटाला करते हैं, क्योंकि उनका जो एक लॉबी होती है, उनकी एक टीम होती है, उनके पास बचने के शस्त्र होते हैं। ये एक सिस्टम है। प्रिविलेज मिला है। और दूसरी बात है कि पटना हाई कोर्ट में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो लॉ करके पटना हाई कोर्ट में आया मेरे केस के सिलसिले में, यूनिवर्सिटी के केस लेट सेशन के, जैसा आपने बताया, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ एक कल्चर है। यहाँ पे बोला जाता है कि आप फलाना जाति के जज इस में बैठे हुए कोर्ट रूम में, तो फलाना जाति के वकील को ही भेजा जाए सुनवाई के लिए, अच्छा, वाह। ताकि ताकि उसमें थोड़ा सा सहूलियत मिले। तो आपका कोई तो जुगाड़ उगाड़ बैठा कि नहीं? नहीं, हमारे तो हमको तो अपने जात के लोगों ही बाइकाट कर चुके हैं, वो मान चुके हैं कि ये हमारे जाति के नहीं है। अगर भारत के संविधान में कोई जाति बदलने की अगर कोई ऐसा प्रावधान होता तो मैं अभी तक शायद जाति भी बदल चुका होता। तो ऐसा अभी तो नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो ये मैंने और शाश्वत जी ने प्रेसिडेंट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, और क्योंकि ये बहुत सीरियस मुद्दा है, ये ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दिया जाए। जी। जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, इसलिए हम लोग ने प्रेसिडेंट को लिखा और चीफ जस्टिस को लिखा कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बाकी लॉ मिनिस्ट्री को, क्योंकि वो कैंपस लॉ सेंटर के स्टूडेंट रहे हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, और बाकी इधर बहुत सारे वो जजेस के मामलों में अपना बयान देते आ रहे हैं, वो भी अवगत कराना जरूरी कि मैंने एनसीबीसी, एनसीएससी और एनसीएसटी को भी लिख दिया है। अब देखते हैं कि इससे संज्ञान लिया जाता है और क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी। मेरा क्या तो ये क्या मानना क्या है, मांग की है आपने उस खत में, क्या मांग की है?
मांग किया कि इस तरह जो भी केसेस है वो मेरिट पे डिसाइड किया जाए, और जो जज ऐसा काम करते हैं उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए आप, जितना ज्यादा हो सके। और साथ ही साथ जो हमने देखा है कि हर एक इंस्टीट्यूट में आईसीसी बनाया जाता है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, या जेंडर सेंसिटाइजेशन एक सेल होता है। तो जी। ऐसे ही भारत के हर एक कोर्ट में और भारत के हर एक इंस्टीट्यूशन में एक कास्ट सेंसिटाइजेशन सेल होना चाहिए। यही क्या हम लोग का क्या कहते हैं कि डिमांड रहा है। अब तो हालांकि रिजर्वेशन में वाले ईडब्ल्यूएस भी शामिल हो गए हैं, तो अब देखना है कि कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आता है तो उस पर कमेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता। जी शशांक, ये हाँ ईडब्ल्यूएस की चर्चा आ गई है, जी तो जज साहब कह सकते हैं कि अब तो किसी को हमने नहीं कहा, ईडब्ल्यूएस में तो सब जाति रिजर्वेशन में है, सब आरक्षित जातियां हैं। लेकिन यहाँ जी तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्यूज्ड है, जो कोर्ट में है, वो 26 साल से नौकरी कर रहा है। इसका मतलब है निश्चित रूप से वो ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा में नहीं होगा, मतलब गरीब बिल्कुल सवर्ण कोटा में नहीं होगा, और वो एससी होगा, एसटी होगा, या ओबीसी होगा। जी तो ये उनका एक्यूज भी नहीं चल सकता है। इसके बिल्कुल नहीं, बाद उन्होंने बिल्कुल नहीं कोई स्टेटमेंट दिया। जी जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इस मुद्दे को किसी ने अभी तक हाईलाइट भी किया है। ये हमारे जी। संज्ञान में आने के बाद ही जब हमने इसके ऊपर एक्शन लिया है, और इसके बाद मेरे ख्याल से ये पहली बार उस मुद्दे को लेकर के चर्चा भी हो रही है। जी। तो और इस अब कोर्ट रूम में और कोर्ट रूम कॉरिडोर्स में इस चीज को लेकर के कोई चर्चा करते हुए दिखेगा भी नहीं। अगर चर्चा किसी प्रकार की होगी भी, तो ये चर्चा नहीं हो रही होगी क्या इस पोस्ट पे, ऐसे संवैधानिक पोस्ट पे बैठते हुए क्या इस तरीके की टिप्पणियों को करना जायज है, क्या ये सही है। तो उसका जवाब है वो उस चीज को सवालिया निशान उस पर उठाएंगे ही नहीं, बल्कि हम्म। वो इस चीज का एक मजाक उड़ा रहे होंगे। और ऐसा हो रहा है, और इसकी वजह ये है ना कि जो कोर्ट में पूरी व्यवस्था है ना, वो ऐसे गुटों में बटी हुई है। ठीक है, हम्म। जाति विशेषों के गुट बने हुए हैं, और उनके अब मैंने जैसे बताया कि इलेक्शन से लेकर के और एलिवेशन तक ये इन जाति विशेषों का ही एक डिसीजन मेकिंग जो पावर है, वो उनके हाथों हम्म। में ही है। और यहाँ तक कि उन जाति विशेषों के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, उनकी कंसोलिडेशन के लिए, उनके प्रिविलेजेस के लिए बहुत सारी चीजें, बातें भी होती रहती हैं, जो कि बढ़िया हास्यास्पद लगती है कभी कभी। लेकिन एक चीज कहा जा सकता है कि ये सारे लोग जो हैं, वो जो संविधान है और इनके जो वैल्यूज और इथोस है, जो हम लोग सोशल जस्टिस, सोशल इक्विटी के बारे में बात करते हैं, जी। उसको लेकर के ये जरा भी अवेयर नहीं है, जरा भी सेंसिटाइज नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसे मूवमेंट्स को भी डिस्कार्ड करते हैं। हमने अपने रिप्रेजेंटेशन लेटर में ये भी लिखा है कि ये जो जब संविधान बना, संविधान में इन सारी चीजों की बातों के बारे में बातें हुई, तो ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं था जो कि ओवरनाइट हो गया। ये सालों का स्ट्रगल था, हम्म। सालों का हम्म। स्ट्रगल था, जिसमें बाबा राव अम्बेडकर भी थे, ज्योतिबा फुले थी। इन सभी लोगों के स्ट्रगल के बाद और उनके इनपुट्स आउटपुट्स को ध्यान में रखते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इन फ्रेमवर्क को इनकी नज़र में अप्रिशिएट भी किया जाता है और एक्नॉलेज भी किया जाता है। हम्म। और मुझे लगता है रूट प्रॉब्लम यही है कि ना इनका जी। 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 एक्नॉलेजमेंट है, ना इनको लेके अवेयरनेस है। और अगर हम ऐसी बातों को करते हैं, तो कई बार हमें बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, और हमें दरकिनार करने की कोशिश भी कभी कभी की जाती है। ऐसा कोर्ट रूम में मेरे साथ तो हुआ है कि आप हम्म। थोड़ा साइडलाइन करे गए हो। और अभी आजकल बड़ा एक फेमस शब्द चलने लगा है कि अर्बन नक्सल। तो कई बार कुछ लोग ये भी बोलकर निकल जाते हैं। तो अब हम लड़ाई लोग को भी लंबी है। कह देता है, हम लोग को हाँ, भी तो कहता है। ये हमारे साथ भी है अब तो। और जिस प्रकार से यूएपीए की चीजों, और कभी कभी कई दफा कोर्ट में जाते हैं थोड़ा प्रोसीडिंग देखने, सीखने, समझने। एज ए यंग लॉयर हम सीखने की भी काफी ये रहती है, तो हम लोग जाते हैं कोर्ट रूम में। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ जो ग्रुप्स हैं अभी भी, जो व्हाट्सएप पे भी संचालन हो रहा होता है, उनकी बहुत सारी चीजें प्रोपेगेंडा चल रही होती है, तो कभी कभी बोल के निकल जाते हैं। लेकिन इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। और जिस तरीके से कास्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन, और ये पटना हाईकोर्ट की सिर्फ बात नहीं है, आप हम्म। किसी भी हाईकोर्ट को उठा के देख लें कि जो जी। मोस्टली जजेस हैं, इसमें तो कई आर्टिकल्स भी आ रखे हैं। मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल इसके ऊपर कवर किया था कि कैसे सिर्फ चंद परिवारों के बीच में पूरी जी। जी। जो कुछ 100, 200, 300 परिवारें हैं, उनके इर्द गिर्द ही जो जुडिशियल पोस्ट हैं वो घूमता रहता है।
तो ये सिर्फ पटना हाईकोर्ट की कहानी नहीं है। और जिस तरीके से अब सवाल उठता है एलिवेशन के प्रोसेस पे भी, कि हम क्या जो बार के द्वारा जजेस एलिवेट हुए जाते हैं, क्या हम उसमें कभी किसी पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को देख पाते हैं या पाया है या पाएंगे। तो इन 3 सवालों पे, 3 वाइज के ऊपर ना हमें डिस्कोर्स जरूरत है आने वाले समय में, और उस पे और काफी मुझे लगता है अपफ्रंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स लेने की जरूरत है। अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस होंगे, और मुझे लगता है कि समय आ गया कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस करके इनके जवाब भी मांगे जाए। जाहिर। चलिए, इस पे हमारी नजर रहेगी। और दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए। 2 यंग लॉयर्स, बडिंग लॉयर्स, बहुत ही हिम्मत का काम किया है इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा है, शिकायत की है पटना हाई कोर्ट के जज के बारे में। क्या जज साहब का वो स्टेटमेंट कि रिजर्वेशन से आए हैं, क्या डिजायरेबल था? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लाइन पे खरे उतरता है? क्या बार बार मैं आपको सुना रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, लिखा है कि ज्यादातर मजिस्ट्रेट और पुलिस भ्रष्ट होते हैं। अगर भ्रष्ट हो तो कोई भी पक्ष उसको खरीद सकता है, लेकिन ये भ्रष्ट होने से ज्यादा बायस्ड होते हैं। कभी अगर अस्पृश्यों के हित में कुछ करना हो तो हर समय वो बायसनेस दिखलाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के लाइन है। तो ये थे शाश्वत और विवेक। आप पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सुनाइए और बच्चों को भी सुनाइए। और ये मुद्दा बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है। क्या हाई कोर्ट में लाइव प्रोसीडिंग में जज, हाई कोर्ट का जज कैसे कह सकता है? क्या शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, और इस मसले पे हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया।